पिछले क्लास में हम यहीं पर चर्चा कर रहे थे कि पौधे और जंतुओं में जीन क्लोनिंग हेतु संवाहक कि जीन क्लोनिंग का मतलब बता चुके हैं कि वैसे जीनों का बहुत सारे जब निर्माण हम लोग करते हैं एक जीन से, तो उसी को हम लोग जीन क्लोनिंग कहते हैं। तो पौधे और जंतुओं में जीन क्लोनिंग हेतु संवाहक कैसे किया जाता है, कैसे एक जगह दूसरी जगह भेजा जाता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। कि जब हम लोग जीन क्लोनिंग बना लेते हैं, जब उसकी संख्या बहुत ज़्यादा मिल जाता है हमको, जो डीएनए का आवश्यकता था, अब उसको हम लोग पौधे या जंतुओं में कैसे भेजते हैं उसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। ये पिछले क्लास में भी कर रहे थे, लेकिन बीच में ही कुछ टेक्निकल इशू के कारण हम लोग देखने को मिला था कि वीडियो पहले थी, मतलब ऐसे बीच से ही मतलब रुक गया था। ठीक, तो उसी को हम लोग यहाँ से चर्चा करेंगे फिर से। तो पौधे और तो प्राकृतिक में पादप और जंतुओं के जीन हस्तांतरण है तो जीवाणु और विषाणुओं द्वारा। अभी ये किसके द्वारा किया जाता है? तो पिछले क्लास में समझा रहे थे कि पौधे और जंतुओं का बात करेंगे, इसके शरीर में कैसे वो जीन या बोल सकते हो डीएनए कैसे भेजा जाता है। तो ये दो चीज़ों का सहायता लिया जाता है, जीवाणु का या विषाणु का सहायता लिया जाता है इसको भेजने में। अगर इसका एग्जाम्पल की बात करेंगे जीवाणु का या विषाणु का, तो एग्रोबैक्टीरियम, ट्यूमीफेसियंस और रीटो वायरस का ये दिया हुआ है, दो बैक्टीरिया दिया हुआ है यहाँ पे। इसके सहायता लिया जाता है जंतुओं में और पौधों में वो जीन क्लोनिंग को भेजने के लिए। हम लोग बोल सकते हैं जो नए डीएनए का निर्माण हुआ है, जो कि इसमें अलग कुछ मतलब ऐसा गुण होता है जो कि अलग अलग काम करता है। अगर एग्रोबैक्टीरियम का बात करेंगे या एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस द्विबीजपत्री का एक रोगजनक पैथोजन है। तो ये एक पैथोजन का काम करता है, मतलब इसको लेके जाने का काम करता है। और किस में? द्विबीज जो पत्री पौधा होता है उसमें ये लेके जाता है। और इसमें ये क्या चीज़ों से काम, किस तरह के काम करता है? तो रोगजनक का काम करता है, रोगों से लड़ने का काम करता है, उसको रोगों को होने से रोकता है। यह पौधे की जड़ों में ट्यूमर बनाता है। तो ये कैसे काम करता है तो उसके बारे में दिया हुआ है कि ये रोगजनक जब लेके जाता है तो पौधों के जड़ों में क्या करता है, ये ट्यूमर्स का निर्माण करता, मतलब गोला गोला वहाँ पे गोलाकार आकृति से दिखाई देगा ट्यूमर की तरह। ट्यूमर बनाने की क्षमता बैक्टीरिया में स्थित टीआई प्लाज्मिड में के कारण होता है। तो ट्यूमर बनाने की क्षमता किसके कारण आ पाता है? बैक्टीरिया में। तो जो बैक्टीरिया में क्या पाया जाता है? टीआई प्लाज्मिड में पाया जाता है, उसी कारण ट्यूमर बना पाता है। यह टीआई प्लाज्मिड में जब द्विबीजपत्री पौधों के जड़ों में न्यूक्लियर जीनोम में प्रविष्ट कर जाता है, तब सामान्य कोशिकाओं में ट्यूमर के रूपांतरित करता है और टीआई प्लाज्मिड में टीडीएनए होता है। और टीडीएनए रूपांतरित कोशिकाओं में हार्मोनल अस्थिरता पैदा करती है। अर्बुद कोशिकाएं अधिक मात्रा में कुछ रसायनों का उत्पादन करते हैं जिन्हें हम लोग ओपाइंस कहते हैं। तो वही चीज़ लिखा हुआ है, ये हार्मोनल डिस्टर्बेंस लाता है। टी प्लाज्मिड में जो डीएनए होता है ये हार्मोनल डिस्टर्बेंस लाता है और उसको अत्यधिक मात्रा में कुछ रसायन का भी उत्पादन करता है, जिसको हम लोग ओपाइंस के नाम से जानते हैं। टीआई प्लाज्मिड में विजातीय जीन के हस्तांतरण से संवाहक के कार्य करता है। टीआई प्लाज्मिड में जो पाया जाता है वो डीएनए बोल सकते हो किसके? बैक्टीरिया के अंदर। तो ये क्या काम करता है? वही डीएनए का हस्तांतरण कराने का काम करता है। एग्रोबैक्टीरियम के संवाहक के रूप में प्रयुक्त कर कीटरोधी तथा हर्बिसाइडरोधी जीन सफलतापूर्वक आर्थिक महत्व के पौधे जैसे सूरजमुखी और तंबाकू आलू में हस्तांतरित किया जाता है। तो ये मतलब क्या? अब जैसे कि रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ा रहा है, तो ये किस किस चीज़ों में दिया जाता है? तो सूरजमुखी में इसको हस्तांतरित किया गया, तंबाकू में, आलू में, तो ये सब चीज़ों में हस्तांतरित इसको किया गया, जिससे रोगों से लड़ने की क्षमता उसमें बढ़ जाए या आ जाए, उसका कोई बीमारी नहीं होगा, ऐसा देखने को मिलता है। इसी प्रकार जंतुओं कोशिकाओं में विषाणु सामान्य कोशिका के कैंसर कोशिकाओं को रूपांतरित कर देते हैं और पक्ष विषाणु के हानिकारक बनाकर जंतु कोशिकाओं में वांछित जीन के रूपांतरित करने में उपयोग किया जाता है। और इस प्रकार जीन या डीएनए के खंड के उचित संवाहक जोड़ दिया जाता है, तब इसे जीवाणु
पौधे या जंतु पर कोशी हस्तांतरित कर दिया जाता है जहाँ यह गुणित हो रहा है। ठीक है, वही चीज लिखा हुआ है कि अगर हम लोग किसी जंतु का बात करें, अभी हम लोग ऊपर में पौधा का बात कर रहे थे, तो जंतु का बात करेंगे तो एक कैंसर कोशिका होता है, तो उसमें एक चेंजिंग लाने के लिए एक विषाणु का सहायता लिया जाता है, उसके सहायता से ये डीएनए किसी भी जंतु के शरीर में डाल दिया जाता है, जिससे हम लोग बोल सकते हैं कैंसर के रोगी को ये फायदेमंद होता है। समक्ष परपोषी पुनर्नियोजक डीएनए के साथ रूपांतरित होते जल रागी अणु है। यही कारण है कि कोशिका झिल्ली से बाहर पार नहीं हो सकता है और बैक्टीरिया को प्लाज्मिड में लेने के लिए बाध्य करने से पूरे जीवाणु कोशिकाओं को डीएनए लेने के लिए सक्षम बनाना होगा और इसके लिए कोशिकाओं को द्विसंयोजक धनायन के साथ संवर्धित किया जाता है। इससे जीवाणु की कोशिका भित्ति में स्थित छिद्रों से प्रवेश करने में सहायता मिलती है। इस कार्य के लिए जीवाणु कोशिका के कैल्शियम के विशिष्ट सांद्रता के साथ सांद्रता, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है उसको डायरेक्ट बता देते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है जो डीएनए हम लोग भेजना चाहते हैं वो क्या होता है, जल रागी होता है। जैसे कि अगर ये कोशिका झिल्ली के अंदर पाया जाता है तो कोशिका झिल्ली से निकल ही नहीं पाता है, इसको पार नहीं कर पाता है, तो उसी को ठीक करने के लिए बैक्टीरिया प्लाज्मिड में लिया जाता है, जो कि ये बाध्य कर देता है कि वो जीवाणु जो कोशिका है वो डीएनए का मतलब उसमें सक्षम आ जाता है कि वो उससे बाहर निकल सके। ठीक, तो ये क्षमता उसमें आ जाता है ऐसा करने से। जीवाणु कोशिका के पुनर्नियोजक डीएनए के प्रवेश कराने के लिए कोशिकाओं का निम्नलिखित तरीका अपनाया जाता है। तो वही लिखा हुआ जीवाणु कोशिकाओं को पुनर्नियोजक डीएनए में प्रवेश कराने के लिए क्या तरीका अपनाया जाता है। तो जो जीवाणु कोशिका होता है उसके अंदर जो डीएनए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसके शरीर में कैसे प्रवेश कराया जाता है उसके बारे में चर्चा कर रहा है। तो यहाँ पर जीवाणु कोशिका उसके बाद पुनर्नियोजक डीएनए का निर्माण किया जा रहा है, बर्फ पर इंक्यूबेशन कराया जा रहा है, तब जाकर ताप प्रघात कितना डिग्री सेल्सियस पर हीट शॉक दिया जा रहा है, मतलब हीट दिया जा रहा है 42 डिग्री सेल्सियस अल्प समय के लिए। पुनः बर्फ, इसको बर्फ पर लाया जा रहा है, तो पहले ताप दिया जा रहा है, पहले बर्फ पर इंक्यूबेशन कराया जा रहा है, फिर इसको ताप दिया जा रहा है, फिर से बर्फ पर लाया जा रहा है। तो पुनर्नियोजक डीएनए में जीवाणु प्रवेश, वही लिखा हुआ है पुनर्नियोजक डीएनए का जीवाणु में प्रवेश हो जाता है। इसके बाद क्या हो जाता है, तो देखो हम जो डीएनए बनाए हैं जो किसी के लिए भी फायदेमंद है, तो इसको सबसे पहले क्या किया जाता है, इस डीएनए को किसी जीवाणु के शरीर के अंदर डालना रहता है। तो वही यहाँ पे प्रोसेस दिया हुआ है कि इस डीएनए को इस जीवाणु के अंदर कैसे डाला जाए। ठीक, और वो जीवाणु क्या करता है, यही जीवाणु क्या करता है, बोल सकते हैं किसी भी पौधे या किसी भी जंतु में ये डीएनए को ले जाने में मदद करता है। तो पहले उस जीवाणु के अंदर प्रविष्ट कराएंगे, उसको जीवाणु के अंदर डालेंगे, तभी तो वो जीवाणु लेके जाएगा किसी के शरीर के अंदर। वही चीज यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखो आगे दिया हुआ है यहाँ पे, ज़्यादा डिटेल में नहीं चलते हैं, जितना जरूरी है उतना बताते चलते हैं। पुनर्नियोजक डीएनए के प्रौद्योगिकी का प्रकरण, प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेशन ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी, इसको रिकम्बिनेशन करना, इसको कंबाइंड करना, इसको जो खंडित किए थे इसको कंबाइंड करना, उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो पुनर्नियोजक डीएनए में प्रौद्योगिकी जो टेक्नोलॉजी में कई चरणबद्ध अनुक्रम है, जो हम लोग टेक्नोलॉजी यूज करते हैं पुनर्नियोजक डीएनए बनाने के लिए, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा किया जा रहा है। सबसे पहले डीएनए का विगलन करते हैं, डीएनए का आइसोलेशन करते हैं। आइसोलेशन करने का मतलब होता है कि पूरी तरह से उसको अलग कर लेना। डीएनए का खंडन, उसके बाद उसको क्या करते हैं, खंडित करते हैं। जो प्रतिबंध एंजाइम हम लोग को होता था जिसको खंडित करने में मदद करता था। उसके बाद वांछित डीएनए खंड का विगलन, अब जब से उसको तोड़ देते हैं, तोड़ने के बाद सब डीएनए को हम लोग क्या करते हैं, उसको अलग अलग करते हैं, चूँकि हमने एक मशीन द्वारा देखने को भी मिला था कि हम लोग इसके बारे में चर्चा किए थे। उसके बाद डीएनए खंड का संवाहक से बंधना, अब जब डीएनए खंड जो होता है उस डीएनए खंड को अब डीएनए को बनाना पड़ेगा ना, जिसका उसमें गुण लाना चाहते हैं, जिसका उसमें वो गुण लाना चाहते हैं, उस डीएनए का गुण उसमें लाना चाहते हैं, तो डीएनए खंड को फिर से डीएनए उसको जोड़ना पड़ेगा, जिसमें एंजाइम लाइकेज द्वारा ये कार्य करता है। फिर इसको बाद क्या होता है, पुनर्नियोजक डीएनए का परपोषी में हस्तांतरण। अब इसको किसी न किसी जीव के अंदर हस्तांतरित करना पड़ता है, जैसे जीवाणु के अंदर।
अब जब यहाँ पर पूर्ण वो जो डीएनए तैयार हो जाता है तो उसको जीवाणु के अंदर हस्तांतरित किया जाता है, उसका संख्या में वृद्धि किया जाता है। उसके बाद उस जीवाणु को भेज दिया जाता है जिसके शरीर में चाहिए, उसके शरीर में उस जीवाणु के माध्यम से उसको डाल दिया जाता है। तो वही चीज़ लिखा हुआ है, परपोषी कोशिकाओं के माध्यम से संवर्धन कराया जाता है, जिसमें हम लोग इसको जरूरत होता है उसमें ये भेज दिया जाता है। वांछित उत्पादन का निष्कर्षण, सॉरी यहाँ पर परपोषी कोशिकाओं में, मतलब इसका क्या हो जाता है, पूर्ण डीएनए जो होता है भेजने के बाद उसमें बहुत सारे डीएनए का निर्माण होता है, बहुत सारे डीएनए का, तो वही परपोषी कोशिका जिसमें भेजा जाता है, जिसके कारण उसमें क्या हो रहा है, बहुत सारे डीएनए का निर्माण हो रहा है। और उसमें ब्लास्ट में उसको क्या करते हैं, उससे एक्सट्रैक्ट करके निकाल लेते हैं, निष्कर्षण के रूप में हम लोग को प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है। इस तरह से डीएनए हम लोग को बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल जाता है। उसके बाद उसको किसी जो बीमारी के लिए वो डीएनए होता है उसको अलग अलग जिस जीव को जरूरत होता है उस जीव के शरीर में हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो ये ज़्यादा मात्रा में, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे कौन सा, इंसुलिन के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। इंसुलिन भी क्या होता है कि जो बीमारी होता है शुगर का, उसके लिए दिया जाता है इंसुलिन। उसके लिए क्या दिया जाता है, इंसुलिन दिया जाता है। तो इंसुलिन का भी इंसुलिन ज़्यादा मात्रा में बनेगा तभी जाकर तो हम लोग मार्केट में दे पाएंगे। तो उसका बनाने का ये तरीका बोल सकते हैं कि इस तरीका से होता है कि उसका डीएनए का खंड निकालते हैं, फिर डीएनए को पूर्ण डीएनए के साथ जोड़ के एक डीएनए बनाता है, फिर उस डीएनए का ज़्यादा मात्रा में निर्माण करने के लिए किसी परपोषी कोशिकाओं में डाल दिया जाता है और उसका माध्यम तैयार कर दिया जाता है, उसका संख्या बढ़ा लिया जाता है। तब इसका हम लोग उत्पाद के रूप में बहुत सारे वो डीएनए प्राप्त हो जाता है और तब उसको मार्केट में लेके जाया जाता है, मार्केट में उसको बेचा जाता है। इस तरह से ये प्रोसेस होता है एक डीएनए का, या किसी बीमारी का बोल सकते हैं इलाज करने के लिए। अब दिया है डीएनए का पृथक्करण। आगे हम लोग क्या करते हैं, डीएनए का पृथक्करण करते हैं। डीएनए का पृथक्करण कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि किसी भी जीवों का आनुवंशिक पदार्थ न्यूक्लिक अम्ल होता है। तो सबसे जो आनुवंशिक जो पदार्थ होता है किसी भी, ये डीएनए के अंदर ही पाया जाता है। ये डीएनए के अंदर पाया जाता है जो आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है, न्यूक्लिक अम्ल। अधिकांश जीवों में यह डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। कुछ ही जीवों में जो होता है आरएनए पाया जाता है। ये हम लोग भी चर्चा पहले भी कर चुके हैं। डीएनए को प्रतिबंध एंजाइम से काटने के लिए अन्य बृहद अणुओं के मुक्त करना पड़ता है। तो पहले डीएनए काट के निकाला जाता है, ये हम लोग शुरुआत में ही पढ़े थे। क्योंकि डीएनए के झिल्लियों से, डीएनए जो होता है वो झिल्लियों से घिरा हुआ रहता था, इतना आसानी से इसको काट कर नहीं निकाल सकते, इसलिए उन्हें बृहद अणुओं से अलग करने के लिए डीएनए को खोलना पड़ता था। सबसे पहले जो डीएनए होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर भी बता दिए कि ऐसे लिपटा हुआ रहता है, ऐसे सीधा रहेगा फिर ये ऐसे लिपटा हुआ रहता है। इसको पहले सबसे पहले खोला जाता है। तो खोला जाता है डीएनए को शुद्ध रूप से प्राप्त करने के लिए बृहद अणुओं जैसे प्रोटीन, बहुत शर्करा, लिपिड तथा आरएनए को अलग किया जाता है। सबसे पहले ये सब चीज़ें उससे निकाल दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। प्रोटीन हटा दिया जाता है, बहुत शर्करा हटा दिया जाता है, लिपिड हटा दिया जाता है, फिर चीज़ से उससे अलग कर दिया जाता है, जिसके लिए भिन्न प्रकार के एंजाइम का उपयोग किया जाता है। अब ये सब चीज़ को अलग करने के लिए अलग अलग प्रकार के एंजाइम की आवश्यकता पड़ता है। जीवाणु कोशिका पादप जंतु को एंजाइम द्वारा संसाधित किया जाता है और बैक्टीरियल कोशिका को एंजाइम लाइकोजाइम से, पादप कोशिकाओं के एंजाइम सेलुलोज से तथा कवक कोशिकाओं का एंजाइम काइटिनेट द्वारा संसाधित किया जाता है। अब देखो अलग अलग चीज़ों की, जब हम लोग क्या चीज़ का कोशिका, क्या चीज़ का डीएनए ले रहे, उस पर डिपेंड करेगा कि उसका एंजाइम हम लोग किस प्रकार का होगा। बैक्टीरिया होगा तो बैक्टीरिया के लिए, अगर बैक्टीरिया का डीएनए निकाल रहे तो उसका डीएनए निकालने के लिए हम लोग कौन सा एंजाइम यूज करेंगे, एंजाइम लाइकोजाइम यूज करेंगे। अगर पादप कोशिका है तो उसके लिए हम लोग सेलुलोज का जो एंजाइम होगा उसको इस्तेमाल करेंगे। कवक कोशिका है तो उसको लोग काइटिनेज होता है, तो काइटिनेज हम लोग एंजाइम रहता है तो उसका यूज करते हैं। ठीक, इस प्रकार के यूज करके हम लोग उसको डीएनए के खंड को अलग करते हैं। किसी भी चीज़ से, बैक्टीरिया से हो सकता है, पेड़ पौधा से हो सकता है, ठीक, कोशिका बैक्टीरियल कोशिका से हो सकता है, या कोई पादप से हो सकता है, या कोई कवक से भी हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जीन डीएनए लंबे अणुओं के अवस्थित होते हैं तथा हिस्टोन जैसे प्रोटीनों के साथ
गुत्थे रहते हैं। तो जो जीन होता है, तो ये तो सबसे पहले याद होना चाहिए कि जो डीएनए होता है, डीएनए के खंड को ही हम लोग क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। डीएनए के खंड को ही हम लोग क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। तो जो जीन होता है ना, वो पूरी तरह से प्रोटीन में गुथा हुआ रहता है, उसमें चिपका हुआ रहता है। प्रोटीन को एंजाइम प्रोटीएज से उपचारित करने के बाद अलग किया जाता है। तो प्रोटीन को हटाने के लिए उसे, अब प्रोटीन में ही फंसा हुआ है, जैसे डायरेक्ट अलग नहीं कर सकते, तो पहले प्रोटीन को हटाने के लिए वहाँ से कौन सा एंजाइम यूज किया जाता है, तो प्रोटीएज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। जबकि आरएनए का अगर बात करते हैं, अगर हम आरएनए का बात करते हैं, तो आरएनए को राइबोन्यूक्लियेज के ऊपर उपचारित कर अलग किया जाता है। अगर उससे आरएनए अलग करना है, तो आरएनए को हटाने के लिए कौन सा एंजाइम यूज किया जाता है, आरएनए को हटाने के लिए राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना है कि हम लोग डीएनए के बारे में पढ़े, डीएनए से हम लोग कोई भी जीन या डीएनए निकालना था, तो इसके साथ बहुत सारी चीज़ें मिला हुआ रहता है। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें मिला रहता है, जैसे कि प्रोटीन इससे मिला हुआ रहेगा, तो प्रोटीन मिला रहेगा, या आरएनए से जुड़ा रहेगा। इसको हटाने के लिए अलग अलग एंजाइम कार्य मिलाया जाता है। जैसे कि अभी हम लोग पढ़ लिए कि प्रोटीन को उसको हटाने के लिए प्रोटीएज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। आरएनए को हटाने के लिए राइबोन्यूक्लियेज का इस्तेमाल किया जाता है। पादप ऊतकों से डीएनए को अलग करने का, पादप ऊतक है, पादप ऊतक से अगर डीएनए निकालना है, तो उसके लिए हरी पत्तियों के एक छोटे टुकड़े रहता है, तरल नाइट्रोजन के ग्राइड किया जाता है, और गर्म में TCTAB बर्फ को पीसी हुई पत्तियों में मिलाया जाता है। तो इसको देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर कोई पादप है, जो पेड़ पौधा है, जो पेड़ पौधा उसका डीएनए निकालना चाहते हैं, तो उसका डीएनए निकालने के लिए एक छोटे टुकड़े को तरल नाइट्रोजन ग्राइड लिया जाता है, जो कि गर्म करके बर्फ को पीसी हुई पत्तियों में क्या किया जाता है, बर्फ को मिला दिया जाता है उसमें, और शंक्वाकार ट्यूब में इसे मिलाकर 30 से, जो शंक्वाकार ट्यूब होता है इस प्रकार का ट्यूब जैसा, ठीक, तो इसको इसमें मिलाकर क्या करना है, 30 से 60 मिनट तक 60 डिग्री सेल्सियस पर इसको क्या करना है, गर्म करना है। जब गर्म करें, उसके बाद सीवेज, क्लोरोफॉर्म, आइसोमाइलाइज अल्कोहल का मिश्रण मिलाया जाता है। उसमें ये दो पदार्थ मिलाया जाता है, एक पदार्थ जो दिया हुआ है आइसोएमाइज अल्कोहल मिलाया जाता है। इसे अपकेंद्रित कर इससे गंदगी को अलग कर लिया जाता है। अंत में द्रुत एथेनॉल मिलाने से शोधित डीएनए अवक्षेपित हो जाता है, और उस निलंबित में डीएनए को महीन धागों के समूह के रूप में देखा जा सकता है। तो देखो, ये पूरा प्रोसेस दिया हुआ है किसका, ये पूरा प्रोसेस दिया हुआ है पादप से डीएनए प्राप्त करने का, पादप से, पेड़ पौधा से डीएनए प्राप्त करने का। तो ये अलग तरीका दिया हुआ है कि सबसे पहले डीएनए को क्या करना है, कि डीएनए को बोल सकते हैं कि पीसी हुई बर्फ के साथ मिला देना है, मिलाकर उसको गर्म करना है। कितना देर तक, तो 60 डिग्री सेल्सियस पर 30 से 60 मिनट तक गर्म करना है। उसके बाद उसमें कुछ पदार्थ मिलाना है, जिसका नाम दिया हुआ आइसोएमाइज अल्कोहल। तो आइसोएमाइज अल्कोहल का मिश्रण मिलाना है, तब उसको अपकेंद्रित कर इसे गंदगी इससे क्या करना है, बाहर निकाल देना है। तब महीन धागों के रूप में उसमें डीएनए क्या हो जाता है, डीएनए दिखाई देना शुरू कर देता है। जब डीएनए इस तरह से अलग कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ों से डीएनए निकालने का तरीका अलग अलग दिया हुआ है, इस बात को भी ध्यान में सभी को रखना है। जब डीएनए हम लोग उससे प्राप्त कर लेते हैं, तब उसके बाद का काम क्या करते हैं, जब डीएनए प्राप्त होता है, डीएनए के विशिष्ट स्थान पर क्या करते हैं, काटना शुरू कर देते हैं। ये पहले भी हम लोग देख चुके हैं, ऊपर में भी दिया हुआ है। तो डीएनए को एक विशिष्ट स्थान पर काटा जाता है। डीएनए को एक विशिष्ट स्थान पर काटने के लिए एक एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, जो कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, प्रतिबंधन एंजाइम। कौन सा एंजाइम, तो प्रतिबंधन एंजाइम यूज किया जाता है, जो डीएनए को एक विशिष्ट स्थान से क्या करता है, काटने का काम करता है। इस बात को ध्यान में रखना, बस इसमें यही टर्म याद रखना है। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, उसको विशिष्ट स्थान से काट कर अलग करना शुरू करते हैं। अलग करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज किया जाता है, बस इतना ध्यान में रखना है। तो एक दो चीज़ें याद रख सकते हैं, जिसे डॉट करके लिख सकते हैं। डॉट करके क्या लिखेंगे, डीएनए का पृथक्करण, एक छोटा हेडिंग डालना है,
डीएनए का पृथक्करण, डीएनए का पृथक्करण, इसके अंदर डॉट कर करके लिखना है। प्रोटीन को अलग करने के लिए लिखना है सभी को, प्रोटीन को अलग करने के लिए, प्रोटीन को अलग करने के लिए कौन से एंजाइम हम लोग पढ़े थे? तो यहाँ पर प्रोटीन को अलग करने के लिए आ गया, प्रोटीन को अलग करने के लिए यहाँ पे एंजाइम हम लोग पढ़े थे। प्रोटीन को अलग करने के लिए प्रोटीएज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, प्रोटीएज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। दूसरा डॉट करके लिखना है, आरएनए को अलग करने के लिए, आरएनए को अलग करने के लिए राइबोन्यूक्लिएज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, राइबोन्यूक्लिएज राइबोन्यूक्लिएज का प्रयोग करके अलग किया जाता है। इस चीज को लिखना है। आगे लिखना है, इसके बाद एक और चीज लिखना है। वो क्या लिखना है? तो हम लोग कौन सा एंजाइम यूज करते हैं? यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि प्रतिबंधन एंजाइम का प्रयोग किया जाता है डीएनए को काटने के लिए। तो डॉट करके लिखना है, डीएनए के विशिष्ट स्थानों पर काटने के लिए, डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काटने के लिए प्रतिबंधन एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, प्रतिबंधन एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। बस इतना लिख लेना है। जहाँ जहाँ जरूरी पड़ेगा वहाँ पर हम बताएंगे, उसको लिखते चलना है। पॉलीमेरेज श्रृंखला अभिक्रिया हम लोग देखने वाले, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पीसीआर कहते हैं। पीसीआर के बारे में भी क्वेश्चन आता है, इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। चलिए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं कि पॉलीमेरेज श्रृंखला अभिक्रिया क्या होता है। पॉलीमेरेज श्रृंखला अभिक्रिया अर्थात पीसीआर, इसको बोला जाता है पीसीआर, जिसको इंग्लिश में नाम है पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर विधि द्वारा जीन की कई प्रतिकृतियों का संश्लेषण किया जाता है। तो वही चीज लिखा हुआ है, पीसीआर का काम क्या है? मतलब पीसीआर का काम होता है कि इसका एक जीन से किस इसका प्रतिकृति मतलब इसी के जैसा बहुत सारे जीनों का निर्माण किया जाता है। इस कार्य के लिए एक विशेष उपकरण का उपयोग किया जाता है, जिसे थर्मल साइक्लर बोला जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? थर्मल साइक्लर कहा जाता है। पीसीआर चक्र में मुख्यतः 3 चरण होते हैं। पहला चरण जो दिया हुआ है निष्क्रियकरण, दूसरा है तपानुशीलन, तीसरा है विस्तार। तो ये 3 चरणों में गुजरता है, पीसीआर काम करता है। पीसीआर का बेसिकली काम यही है कि जीन का प्रतिकृति बनाना, मतलब जीन जैसा बहुत सारे जीनों का निर्माण करना। तो सबसे पहले निष्क्रियकरण में क्या होता है? डीएनए को 52 डिग्री सेल्सियस पर क्या किया जाता है? वह 1 मिनट तक थर्मल साइक्लर में गर्म किया जाता है। थर्मल साइक्लर यहाँ पर मशीन है जिसके अंदर गर्म किया जाता है 92 डिग्री सेल्सियस पर, जिससे उसके दोनों स्टेन क्या हो जाता है? जो 2 स्टेन यहाँ पर जुड़ा हुआ रहता है, दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। तपानुशीलन में अभिक्रिया मिश्रण के तापक्रम को घटाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? सेकंड वाला जो पार्ट है तपानुशीलन में, कि अब यहाँ पे ताप को घटाया जाता है और ताप कितना कर दिया जाता है? सामान्यतः 48 डिग्री रहता है। इस तापक्रम पर भी 1 मिनट के लिए क्या किया जाता है? रखा जाता है। इसके बाद विस्तार उसको किया जाता है, जो कि 72 डिग्री सेल्सियस पर यह काम किया जाता है। 1 मिनट तक फिर से रखा जाता है और इस चक्र को कितना बार? 34 से 37 बार दोहराना है। यही चीज़ें बार बार रिपीट करना है। पहले 52 डिग्री सेल्सियस पर तो दोनों स्टेन अलग करने के लिए, फिर इसको 1 मिनट के लिए 48 डिग्री सेल्सियस पर, फिर इसको क्या किया जाता है? विस्तार करने के लिए, मतलब फैलाने के लिए, फिर 1 मिनट तक कितना डिग्री सेल्सियस पर? 72 डिग्री सेल्सियस पर। ये चीज़ें रिपीट करना है कितना बार? तो 34 से लेकर 37 बार तक इसको रिपीट करना है, जिससे क्या देखना? प्रकरण डीएनए खंड का 1 अरब गुना तक प्रतिवर्धित किया जाता है, एम्पलीफाइड किया जाता है, इसको बढ़ाया जाता है।
यहाँ पर दिया हुआ है, तीनों का प्रोसेस दिया हुआ है, अलग अलग टेम्परेचर पे करना है। वही चीज दिया हुआ है कि हम लोग किस तरह से इसको अलग अलग करते हैं। तो पीसीआर मशीन के बारे में, पीसीआर मशीन के बारे में यहाँ पर कभी कभी पूछता है। यही 3 चीज ध्यान में रखना था। पीसीआर में 3 प्रोसेस होता है और तीनों प्रोसेस में कौन कौन सा होता है। तब ये पहला प्रोसेस में निष्क्रियकरण होता है, दूसरा में क्या होता है तापमान निष्क्रियकरण होता है और तीसरा में विस्तार होता है। और तीनों में कितना कितना टेम्परेचर पर कितना मिनट के लिए रखा जाता है, यही चीजें याद सभी को रखना है। और इसमें जो आगे हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण योजित डीएनए का निवेशन या पृथक्करण। जो पूर्ण योजित डीएनए होगा उसका हम लोग निवेशन कैसे करेंगे, किसी के अंदर कैसे इंसेक्ट करेंगे, किसी के शरीर के अंदर कैसे भेजेंगे, उसके बारे में चर्चा करना है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ये पार्ट जो अब बचा हुआ है इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करके ख़त्म कर देंगे। आज के क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।